आज मंच पर जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव। और अखिलेश जी, आप जिस वक्त हमारे साथ हैं, टाइम्स नाउ अपनी 20वीं सालगिरह भी मना रहा है और देश के 100 साल की एक एजेंडा भी तय कर रहा है। इस एजेंडा में समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का क्या आगे का प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है? मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं, 20 साल की आप सालगिरह मना रहे हैं और देश के लिए 100 साल का जो एजेंडा आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, क्योंकि जहां पॉजिटिविटी होती है वहीं प्रोग्रेस होती है। जहां पॉजिटिविटी है उसकी कोई काट नहीं है। तो 100 साल के लिए जो आप रास्ता तय कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जो हमारा संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और नेताजी से लेकर के तमाम समाजवादी नेताओं ने यह कोशिश की आजादी के बाद कि देश समाजवादी सिद्धांतों पर चले, गैर बराबरी खत्म हो, अमीर और गरीब के बीच में खाई खत्म हो, हमारे किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में उनको सम्मान का जीवन जीने का मौका मिले। और जब देश हमारा इतना बड़ा है और 100 साल का एजेंडा जब आप तय कर रहे हैं, भविष्य में हमारा देश कितना बड़ा होगा, उस समय हमें अपने नौजवानों को, देश के नई पीढ़ी को क्या दिशा देंगे कि इधर जो सरकारें हैं वो एआई को कम समझ रहे हैं, कुछ चीजें ज्यादा समझ रहे हैं। और ओटीटी का भी उन्होंने जो फार्मूला बनाया हुआ है, अभी तक तो हम लोग फिल्मों में या और जगह सुनते आए, देखते आए कि अंडर टेबल चलता है, लेकिन इधर सरकारों में देख रहे हैं ओटीटी चल रहा है, ओवर द टेबल। कम से कम भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। और जिस स्टेट से मैं आता हूं, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी अपमानित हो रहे हैं। अमृत काल बोलने को है, लेकिन अमृत काल में सनातन पे संकट है। और हमें खुशी इस बात की कि अपने परम पूज्य शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से हम लोग नकली संत को हटाने में कामयाब होंगे। और लॉ एंड ऑर्डर जो उस पे चर्चा आप करेंगे तो बहुत सी बातें और भी कहेंगे हम लोग। इधर देखने को मिल रहा है कि यूपी में पता नहीं क्या हो गया है, मादक पदार्थ बहुत बिक रहे हैं, वनस्पति बहुत चल रही है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो बोरों में ना पकड़ा जाता हो, ट्रकों में ना पकड़ा जा रहा हो। और इधर जो यूपी पे कई सीरियल बने हैं ओटीटी पर, इस बार मुझे लगता है कि गांजागंज भी बनने जा रहा है ओटीटी पर सीरियल। ये मैं कई बार देखती हूँ, मैं कई बार देखती हूँ। जो राहुल गांधी कहते हैं वो आप नहीं कहते, आप परहेज कर लेते हैं, किनारा कर लेते हैं। और किरण रिजिजू जी ने कल इस मंच पे कहा कि इट इज इजी टू टॉक टू समाजवादी पार्टी, डीएमके, रीजनेबल पीपल, राहुल गांधी से बात नहीं हो सकती। अब इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, भारत ने विश्व गुरु बनने का एक मौका खो दिया, और इसलिए खो दिया क्योंकि हमारा देश बहुत ताकतवर है, हमारे देश के सभी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और एक बार भारत ने ऐसा भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतर गए। अगर यही काम ईरान में कर देते देश के प्रधानमंत्री तो कभी वॉर नहीं होता। इजराइल से चले थे, केवल ईरान में रुक जाते तो ये शायद वॉर ही नहीं होता। और फिर हमारे पे पाबंदियां बड़ा बड़े देश लगा रहे हैं, हम पाबंदियां नहीं लगाते। कम से कम पाबंदी लगाने के लिए हम बैठक तो बुला लेते, ऑल पार्टी बैठक, तो शायद वह रुक जाता। हम किसी और देश को विश्वगुरु नहीं बनना देखना चाहते हैं, हम तो अपने ही देश के विश्वगुरु को देखना चाहते हैं। हमारे देश में भी विश्वगुरु हैं,
तो ये किसको सपना नहीं है, कौन नहीं देखना चाहेगा। हाँ, और जहां तक सवाल ये है कि भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उनसे बात करना आसान है, स्वाभाविक है, अगर कोई बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं। देश हित में अगर कोई बात है तो विचार करेंगे। जब आप 100 साल का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, देश किस दिशा में जाए, तो हम तो देश को आगे प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, जिसमें मिलजुल करके रहें, हमारी हिंदुस्तानियत रहे, हमारी नफरत की राजनीति ना हो, भेदभाव की राजनीति ना हो, हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा ना हो। लेकिन बीजेपी जब कभी भी फंस जाती है तो वो कम्युनल एजेंडा चलाती है, कम्युनल एज पे चली जाती है। Situation of a war where there is and it is a war that will eventually impact all of us if it is not impacting us right now. आप सरकार से सही सवाल पूछिए, no problem. लेकिन ऐसे सवाल सरकार से आप क्यों पूछ रहे हैं जिससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं? I just want to come back to the question of INS Dana, where about I think 100 Iranian sailors had died, and that was absolutely wrong. It happened in our backyard. I completely agree. But the distress call from 3 ships that were in international waters going back from the Milan exercise from Visakhapatnam had come to Sri Lanka. It had not come to India. India से ईरान ने नहीं बोला था कि let Dana come to us and we refused. हमने नहीं किया, और जब हमसे रेफ्यूज मांगा गया हमने दिया ईरान को। एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन में, हमारे पड़ोस में, हमारे आंगन में आकर खड़ा है, हमें पता नहीं था। इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। That's the whole point of a nuclear powered submarine. एक सेकंड, किसी को पता नहीं कहाँ है, किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ होती है। हमारी इंटेल कहाँ है? अमेरिका भी इस एक्सरसाइज में इनवाइटेड था। लास्ट मिनट पे अमेरिका ने बोला हम नहीं आएंगे। हमारी इंटेल कहाँ है साहब? और निंदा तो कर लें प्रधानमंत्री, चलिए छोड़िए आप नहीं बचा पाए, हम मान लेते हैं। निंदा करने में क्या आपको परेशानी हो रही है? डरते हैं, यही तो कह रहा हूं, कायर हैं, डरपोक हैं, यही तो कह रहे हैं हम बार बार। हमारी दिक्कत क्या? और आज इसीलिए वी आर एट अ स्टेज वेयर पाकिस्तान इज नेगोशिएटिंग एंड mediating between Israel, America, why are you so and impressed Iran? with Pakistan mediating? I'm if sorry, at all they are it hurts mediating, me. I'm no, sorry, it hurts me. Why are you so impressed with Pakistan I'm not. trying It to hurts mediate? me. Why I'm does it hurt depressed. you? I'm not impressed. I'm sorry. You are getting confused. मुझे तो परेशानी है इस बात की। आप सरकार को हम ताने दे इतना रहे बड़ा हैं। देश, आप सरकार को ताने दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे साहब? सरकार, हम होते सरकार में नहीं होता ये, तभी तो ताने दे रहे हैं। किसको दें हम ताने? अब हमें बताइए। हम श्रेया ढोंडियाल को थोड़ी ताने देंगे? दे दीजिए दो नहीं दे सकते ना, क्यों? आप सरकार की हैं। नहीं, फिलहाल नहीं। थैंक यू। नहीं है ना, बीजेपी के नहीं है ना, तो आपको थोड़ी ताने देंगे, हम तो उन्हीं को देंगे। आपको तो पता है नहीं हूँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं ये बात? मुझे नो, बट इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। व्हाई? Well, I am also very serious. It's very depressing to see India not even being in the reckoning in any mediation exercise which is happening. But why should we be in the reckoning? Why should we not? But why should we? Why should we not? Is it our war? Because, is it Pakistan's war? No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are minister, you talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? अच्छा, अब आइए ट्रेड डील पे। आपने तो एक भी रोक दिया मुझे, दूसरे पे आइए। ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई है भाई, लेकिन शर्तें हम मान रहे हैं। अरे जब कोई साइन ही नहीं हुई, व्हाई डू यू हैव टू ओबे? आप हाथ बांध के खड़े हो डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मलेशिया तक ने हिम्मत दिखाई कि साहब हम नहीं मानते इस ट्रेड डील को, उन्होंने साइन कर दी थी बाय द वे। हमारी साइन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका clearly went against these tariffs. We did not have the courage to wait for the Supreme Court order. 18 days before the Supreme Court of USA did what it did, we went running. कि साहब आप जो कहेंगे हमें मंजूर है। आप कहेंगे रशिया से तेल नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे ईरान से नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। ये क्या है? कॉम्प्रोमाइज नहीं है। Mr. Khera, as the opposition, it's a very convenient position to be in because you can say exactly what is on your mind, right? Because you're in the opposition. Can a government really do it? I'm asking you this question seriously. Well, we have been in government also. Yes. We've been in government for 54 years and 7 months. But we live, and 15 days. And we live in a difficult world right now. We always lived in a difficult world. When was the world not difficult? Where pragmatism, there was 1971. Was the world easy then? Where pragmatism may be required when it comes to our relationship with different countries. Well, pragmatism cannot be a cover
for cowardice. This Prime Minister is not just compromised, I'm sorry, he's a coward. सीजफायर कहां से आया भाई घोषणा? अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं साहब सीजफायर हो गया। इंडिया ने बोला नहीं। एक सेकंड, बाद में बोला। द अनाउंसमेंट केम फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, नॉट फ्रॉम माय प्राइम मिनिस्टर। Then Donald Trump 100 times has said jets were falling and I ensured that there was a ceasefire. Who are you to ensure a ceasefire, bhai? I have a prime minister of my own. People have elected Narendra Modi, not Donald Trump. कॉम्प्रोमाइज है या नहीं बताइए? चुप है। एक हिम्मत नहीं होती बोलने की, साहब डोनाल्ड ट्रंप आप झूठ बोल रहे हो। क्यों नहीं बोलते आप? हिम्मत क्यों नहीं है? अभी सुनिए ना, अभी तो शुरू हुई है बात। अरे आगे भी तो बोलने दीजिए, आगे भी तो बोलने दीजिए। आप क्यों? डोनाल्ड ट्रंप had nothing to do ना, एक बार नहीं बोलने की, एक बार नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कि ये गलत बोल रहे हैं। एक बार नहीं बोला। आप दिखा दीजिए, लाइए अभी दिखाइए। I'll wait, no. मिस्टर खेरा, द गवर्नमेंट। बोलिए ना, मोबाइल दिखाइए ना। सर मेरे पास मेरा मोबाइल है। मेरा ये लीजिए। नहीं, आप रखिए अपना मोबाइल। थैंक यू वेरी मच। माय पॉइंट इज दैट द गवर्नमेंट हैज सेड there has been no third party mediation between India and Pakistan. Why should we not believe? Why did the announcement come from Donald Trump? Why should we not believe? Why was Donald Trump the first person to inform India that there is a ceasefire between India and Pakistan? Tell me. किरण जी जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारी पार्टी छोड़ के गए। इनके मन में वो मलाल है। नहीं, आपसे बहुत दुखी है वो। आज अगर आप दुखी है, 50% उन्होंने राहुल गांधी के बारे में मन बात उनका की। राहुल जी के साथ है, दिन भर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तन बीजेपी में है, मन राहुल जी के साथ है। अब क्या करें, उनका तो उसका इस बीमारी का इलाज मेरे पास तो नहीं। नहीं, वो काफी दुखी थे। आप सिंधिया जी को बुलाइए, वो भी राहुल राहुल करते रहते हैं। सिंधिया जी ने तो वो थे यहाँ पे थोड़ी देर पहले। सिंधिया जी, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ये जितने लोग यहाँ से गए हैं, दिल उनका हमारे लिए धड़कता है। नहीं तो क्यों जबान चलती है मोदी के लिए। हम क्या करें, इसका तो इलाज क्या कर सकते? तो मिस्टर खेरा, प्रॉब्लम तो है ना, अगर आपके सीनियर लीडर्स। हमारी क्या प्रॉब्लम है? अगर दिल उनका हमारे लिए धड़कता है तो उनकी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा थोड़ी है प्रॉब्लम। लेकिन दिल तो आपने तोड़ा ही होगा ना उनका। हमने नहीं दिल तोड़ा। आपकी पार्टी से एक के बाद एक यंग और ब्राइट लीडर्स बीजेपी चले गए। अभी देखिए असम में क्या हुआ। श्रेया जी, वही बता रहा हूँ। असम में जो लड़ाई है ना, वो कांग्रेस और बीजेपी की है ही नहीं। वो निडर कांग्रेस की डरपोक कांग्रेस के साथ है। निडर कांग्रेस में गौरव गोगोई हैं, रॉकी बुल हैं, हमारे और साथी हैं, और डरपोक कांग्रेस में हेमंता बिस्वा हैं, भूपेन वोरा हैं, और अभी कोई बोरदोलोई जी गए वो हैं। डरपोक कांग्रेस इधर है, बीजेपी है ही नहीं। और मतलब ये कांग्रेस युक्त बीजेपी। हाँ। आप चले थे ना कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, ये बन गई है कांग्रेस युक्त बीजेपी। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ के इस मंच पर, जहां हम शानदार अपने 20 साल सेलिब्रेट करते हैं। तो जोरदार एक बात तालियों के साथ दोबारा स्वागत कर दिए मनीष सिसोदिया जी का। मनीष जी, अभी जो सबसे ज्यादा चेंज आया है वो इस कोर्ट के फैसले के बाद आया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजनीतिक जीवन में, क्योंकि फैमिली तो मैंने आपका देखा अभी कि कितना आप लोग रो रहे थे या किस तरीके का माहौल था, राजनीतिक जीवन में क्या चेंज आया? देखिए, सबसे पहले तो टाइम्स नाउ को 20 साल पूरा होने पे मैं बधाई देता हूं। आपकी पूरी टीम को, आपके सभी एडिटर्स और सभी जो ब्रेन्स पीछे काम कर रहे हैं, सब लोग हार्डवर्क के लिए। कोर्ट का फैसला 27 फरवरी को जो आया, और जब कोर्ट ने ये कहा कि भाई पिछले 3 साल में जितनी कीचड़ उछाली गई थी, जितना झूठ बोला गया था, जितना कुछ बोला गया था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम करप्ट हैं, इन्होंने घोटाले किए हैं, इन्होंने चोरी की है, वो सारा का सारा अदालत ने कहा कि झूठा था, इस लायक भी नहीं है कि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। तो इससे हम लोगों का हौसला भी बढ़ा, और हमें लगा कि 2013 में जिस जज्बे के साथ पार्टी बनाई थी, वापस उसी जज्बे के साथ हम लोगों के बीच फिर से उतर सकते हैं। हिम्मत अपनी जगह है, अंदर अपने मनोबल को बनाए रखना अपनी जगह है, लेकिन जब आपके ऊपर सामने 4 साल तक आपकी पूरी टॉप लीडरशिप को जेल में रखा जाता है, आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है लगातार, मैं 1.5 साल अंदर रहा जेल में, 4 साल तक ये सब ड्रामा चलता रहा, तो कहीं ना कहीं लगता है, हमारे वॉलंटियर्स के बीच भी लगता होगा, क्योंकि उनको, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर को जब बीजेपी का कोई वॉलंटियर कहता होगा तो वो कहता होगा कि भाई हमारा वॉलंटियर कहता होगा सब कुछ साफ है, सच है, वो कहता होगा चलो कोर्ट में देखेंगे। आज हमारा वॉलंटियर कह सकता है, देखा कोर्ट ने भी बोला, वही बात बोली ना जो कह रहे थे, सच है, आम आदमी पार्टी सच्ची है। लेकिन हौसला बढ़ा। लेकिन अभी भी कुछ आपके जो विरोधी है उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से सारी चीजें पलटेंगी और दूसरी तरफ चीजें जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे आरोप वो अब भी लगाते हैं एक्साइज पॉलिसी को लेकर।
देखिए, उनका बस चलता, भारतीय जनता पार्टी का अगर बस चलता तो हमें 0 रुपए के घोटाले पे नहीं करते, वो 10,000 करोड़ के घोटाले में करते हमको। शुरू में उन्होंने यही कहा था 10,000 करोड़ का है, फिर बोले 1,000 करोड़ का है, फिर बोले 100 करोड़ का है, फिर अंत में कोर्ट ने कहा कि 0 रुपए का घोटाला है, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो अभी मैं एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे ही सुन रहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, संवैधानिक पद पे बैठी हैं, लेकिन बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से वो कह रही थी कोर्ट में सेटिंग हो गई होगी इनकी। यार, मतलब आप संवैधानिक पद पे बैठ के कह रहे हो कि कोर्ट सेटिंग करते हैं देश में? थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ा तो किसी संविधान में, किसी कोर्ट में आस्था रखो। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, सहमति और असहमति के प्रोविजन है, फिर आप ऊपर कोर्ट जाइए, ऊपर कोर्ट जाइए, ऊपर कोर्ट जाइए। हम भी असहमत होते हैं तो हम ऊपर कोर्ट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब अगर आपके पक्ष में कोर्ट ने फैसला नहीं दिया तो सेटिंग हो गई है। क्या कह रही है रेखा गुप्ता जी? क्या नरेंद्र मोदी जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रेखा गुप्ता जी जो कह रही है वो सही है, कि नीचे की अदालत इस देश में सेटिंग से चलती है? रेखा गुप्ता जी बताएं, नरेंद्र मोदी जी बताएं, बीजेपी के कार्यकर्ता बताएं कि हाँ जी हमारी पार्टी मानती है कि जजेस सेट हो जाते हैं। अपमान है यार ये जुडिशरी का। आप सहमत असहमत हो सकते हो किसी जज के फैसले से, इसीलिए संविधान में बाबा साहब ने प्रोविजन दिए हैं। आप एक जज के फैसले से असहमत हो सकते हो एक लेयर पे, आपके पास दूसरी लेयर है, लेकिन आप बोलो सेटिंग हो गई है, ये तो ठीक शब्द नहीं है। अच्छा, जब आप रेखा गुप्ता जी का बात कर ही रहे हैं, तो वो ये कह रही थी, कल हमारे मंच पे कह रही थी कि भाई अगर ये पॉलिसी इतनी बेहतर थी तो फिर इसे बंद क्यों किया गया? एक समय पे लगभग आगे पीछे 2 राज्यों में ये पॉलिसी बनाई गई। दिल्ली में बनाई गई, दिल्ली में दिल्ली के एलजी साहब ने अफसरों को कह दिया अगर ये पॉलिसी चली तो सस्पेंड कर दूंगा। अफसर बेचारे क्या करते हैं, उन्होंने कहा साहब पॉलिसी चेंज कर दो नहीं तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। वही पॉलिसी पंजाब में पिछले 4 साल से चल रही है, और पंजाब का रेवेन्यू जो 6,000 करोड़ का होता था एक्साइज का, इस साल 12,000 करोड़ का हो गया है। अगर एलजी साहब और बीजेपी इसमें टांग नहीं अड़ाते तो आज दिल्ली का रेवेन्यू एक्साइज का कम से कम 15,000 करोड़ का हो गया होता। इससे दिल्ली वालों को कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने, लीडर्स ने, हम तो पॉलिटिक्स में जो झेला सो झेला। आप सोचिए कि दिल्ली में शराब माफिया पैसा कमा रहा है खुल के, इनके इस सो कॉल्ड मनोहर कहानी के चक्कर में। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की वो पॉलिसी चल रही होती तो दिल्ली सरकार को शराब के व्यापारियों से 15,000 करोड़ रुपए मिल रहा होता। खा गए। अब बीजेपी तो अपना कह रही है, नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली वो पैसा दिल्ली की जनता का काम आता, स्कूल बनते, अस्पताल बनते, और बहुत सारी चीजों के लिए काम आता। लेकिन इनकी मनोहर कहानी और पॉलिटिक्स और सत्ता की हवस के चक्कर में दिल्ली की जनता का नुकसान हो गया। अच्छा, दिल्ली की जनता में वो एक पर एक फ्री वाली चर्चा भी खूब होती है। वो आपकी पॉलिसी का हिस्सा तो नहीं था, पॉलिसी मैंने पढ़ी, मुझे लगता है एक फ्री कैसे मिली? मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ना ठेकों के सामने ही खड़े रहते हैं, और खासतौर से जो लीडर बोलते हैं ऐसा लगता है हर वक्त ठेकों के सामने ही खड़े रहते हैं। मैंने पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा था कि एक के साथ एक फ्री होना है। उस पॉलिसी में लिखा था दिल्ली में कांग्रेस के रिजीम से के समय से चली आ रही जितनी दुकानें थीं उससे ज्यादा दुकानें नहीं खोली जाएंगी। झूठ बोलते हैं ना बीजेपी वाले, ये भारतीय झूठा पार्टी कुछ भी बोलने लगती है। एक दुकान नहीं बढ़ी, बल्कि कांग्रेस के रिजीम में जितनी दुकानें थीं उसके हमने तो कांग्रेस से पावर में आए थे, कांग्रेस के समय से आधी दुकानें हमारी नई पॉलिसी के दौरान खुली। पहली बात। दूसरी बात, कोई एक के साथ एक फ्री की पॉलिसी नहीं थी। किसी दुकान पे किसी ने स्कीम चला दी, वो पॉलिसी थोड़ी है। कोई दुकान वाला आपस में कंपटीशन में कोई स्कीम चला रहा है और बीजेपी वाले वहां खूब टल्ली होकर घूम रहे हैं, तो बीजेपी वालों की प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। अच्छा, उसमें एक में एक फ्री में कुछ लोग आपकी भी तारीफ कर दिया करते थे कि एक पे एक फ्री मिल रही है, हालांकि खैर वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं था वो कल। अच्छा, आप अब दिल्ली पे कितनी नजर रख रहे हैं? रेखा गुप्ता का बजट आपने देखा, आप 75,000 करोड़ का करते थे, वो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर चली गई। देखिए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, हाँ, और दिल्ली ने अपने छोटे से एक आम आदमी को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, इसका ऋण तो मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। हम लोग तो राजनीति में कौन पूछता था, आए और दिल्ली के लोगों ने गले लगा लिया, दिल में बिठा लिया। 3 बार शपथ लिए मंत्री पद की, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद की। तो दिल्ली पे नजर नहीं रखते, हम दिल्ली में जीते हैं। हम दिल्ली के
दिल्ली वाला होने को एंजॉय करते हैं, हम दिल्ली की लाइफ को एंजॉय करते हैं। पर काम है मेरा, मेरे पार्टी ने मुझे पंजाब में भेजा हुआ है, फिलहाल मैं पंजाब में काम करता हूं। हफ्ते में 2 दिन मैं दिल्ली में होता हूं, दिल्ली की अपनी टीम से, दिल्ली के लोगों से मिलता जुलता हूं। रेखा गुप्ता जी के बजट पे आपने बात की। देखिए, इन्होंने जब शुरुआत की थी चुनाव की, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च 2025 को सरकार बनने दो बीजेपी की, दिल्ली की सारी महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपए महीने आने लगेंगे 8 मार्च से 2025। 8 मार्च 2026 भी निकल गया। रेखा गुप्ता जी कहती घूम रही हैं वो तो मोदी जी ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था। लेकिन वो बजट में रख रही हैं, पिछले बजट में भी उन्होंने 5100 करोड़ रुपए रखे। बजट में रखती हैं, महिलाओं के खाते में नहीं डालती। ये तो और चोरी है। बोले मोदी जी ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था। अब प्रॉब्लम आ गई, यमुना साफ करने चले थे, यमुना साफ नहीं हुई। प्राइवेट स्कूलों की फीस 2 गुनी कर दी गई, एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस कम नहीं करवा पाए इन्होंने जो फर्जी कानून बनाया। यमुना पे देख लीजिए, पॉल्यूशन पे देख लीजिए, हर चीज पे अभी बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं दिल्ली में, हर चीज पे केवल और केवल इनसे पूछो जी 1 साल में क्या किया आपने, तो कहा था महिलाओं को पैसे देंगे, बोले केजरीवाल। इनसे पूछो जी प्राइवेट स्कूलों की फीस क्यों बढ़ गई, केजरीवाल खराब है। हर चीज का जवाब केजरीवाल खराब है। इनके आता वाता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं। 1,000 करोड़ का आपने बजट बताया। हाँ, 1 लाख 1 लाख करोड़ का। दिल्ली में हमने 25,000 करोड़ के बजट से शुरू किया था, और मैं उस समय वित्त मंत्री नहीं था, आतिशी जी मुख्यमंत्री थी उस वक्त तक। 78,000 करोड़ के बजट पे ले जाके छोड़ा था। लोन 1 रुपए का नहीं लिया, कहीं से बाजार से कर्जा नहीं लिया। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने पहले ही आके भोपाल में कहा 1 लाख करोड़ का बजट है। फाइनली पैसे तो थे नहीं, वापस आ गई 70-80 हजार करोड़ के आरी पे। उसके बाद वे अब क्या कर रही हैं, फिर से पता नहीं, मैं अखबारों में पढ़ रहा था 20,000 करोड़ रुपए लोन ले रही हैं। भाई, आप अपनी सत्ता की हवस के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली के लोगों के सर पे लोन क्यों बिठा रहे हो? दिल्ली की सरकार का इतिहास रहा है कि कभी दिल्ली की सरकार ने लोन नहीं लिया। दिल्ली की सरकार हमेशा प्रॉफिट में रही है। आप सरकार को घाटे में डाल के दिल्ली के लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हो। वो कल हमारे मंच पे थी, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना चाहती हूँ, और बहुत सारी, जैसे यमुना का मुद्दा उठाया आपने, गाजीपुर लैंडफील्ड का मुद्दा है, ये तमाम काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किए 12 साल में, इसलिए मैं अब इनके लिए काम कर रही हूँ और इसमें रिजल्ट दूंगी। कहीं तो दे दें। फिर केजरीवाल, उनसे कुछ भी पूछ लो, यमुना केजरीवाल, स्कूल केजरीवाल, अस्पताल केजरीवाल, दवाई केजरीवाल, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल, बस मार्शल केजरीवाल, पॉल्यूशन केजरीवाल। भाई, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। वो भूल गई है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। उनको लगता है मैं केजरीवाल नाम का मंत्र जपती रहूंगी और मेरी बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं होगा। दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग कहेंगे कि हमारी मुख्यमंत्री है। साइकिल दे रही हैं लड़कियों को 9th में। साइकिल मतलब इस पे लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो जो योजना बनाए दिल्ली के लिए, मतलब इसको मैं कैसे देखता हूं, मैंने भी अखबार में योजना पढ़ी थी कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो अमूमन, अब जैसे मयूर विहार है, मयूर विहार का कोई बच्चा अगर कनॉट प्लेस के, इंडिया गेट के आसपास के किसी स्कूल में पढ़ता है, कैन यू इमेजिन कि मयूर विहार से, मंडावली से, लक्ष्मी नगर से कोई बच्चा साइकिल पे चढ़ के इंडिया गेट के किसी स्कूल तक आ सकता है और सेफ रह सकता है? माँ बाप को हार्ट अटैक हो जाएगा उसके। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट स्कूल। लार्जली दिल्ली में 1000 गवर्नमेंट स्कूल हैं जो दिल्ली सरकार के, फिर कुछ केंद्रीय विद्यालय, साल में 1100 मिला के, सारे मिला के। लार्जली गवर्नमेंट स्कूल उतनी दूरी पे हैं जहां बच्चे पैदल जाते हैं, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, पौना किलोमीटर। वहां भी साइकिल कैसे चलेगी? ये एक रोमांटिसिज्म ऑफ ऑफरिंग साइकिल टू किड्स। मतलब बच्चे आधा किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते हैं यार, आप उनको साइकिल दे दोगे? जिन गलियों से वो निकल के जाते हैं, कितनी अनसेफ है वो।
मुझे तो लगता है किसी साइकिल की बड़ी कंपनी से इनकी सेटिंग हो गई होगी। ये तो कहती है जजों से सेटिंग हो गई होगी, मुझे लगता है साइकिल की किसी बड़ी कंपनी से सेटिंग हो गई होगी, साइकिल खरीदने के लिए किया जा रहा है सब। अब आम आदमी पार्टी क्या इस पे मीम बनाने वाली है? क्योंकि आप रेखा गुप्ता पे मीम बहुत बनाते हैं, और सौरभ भारद्वाज आपके दिल्ली के अध्यक्ष, वो जब देखो रेखा गुप्ता पे मीम बना रहे होते हैं। और वो कल इस पे कह भी रही थी कि भाई ये बेरोजगार हो गए, इसलिए मैंने इन्हें काम दे रखा मीम बनाने का। बहुत अच्छा है। वो ऐसे काम 5 साल करती रहेंगी और 4 साल और करती रहेंगी, जनता उनके ऊपर मीम बनाती रहेगी। दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगी, वही जनता उनकी तारीफ के पुल कसीदे पड़ेगी। नहीं करेगी, मजाक बनाएंगी, AQI की AIQ पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं उसको, वो फिर क्या बोलेगी जनता, मीम ही बनाएगी। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आ जाए यार, सरकार में है। मनीष जी, पंजाब आप बहुत जा रहे हैं आजकल। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि दिल्ली से या फिर बड़े नेता जो पंजाब जाते हैं वो इस बात पे सवाल बहुत उठाते हैं कि आम आदमी पार्टी से जो लोग हारे, बड़े बड़े नेता, वो आजकल पंजाब जा रहे हैं, पंजाब की इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बातें आपके खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। मैं पंजाब में रहता हूं, पंजाब के वॉलंटियर्स के घर खाना खाता हूं, पंजाब के किसी गेस्ट हाउस में भी रुक जाता हूं, पंजाब के मंत्रियों के भी घर में रुक जाता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी के लोग हैं। पर इससे किसी को प्रॉब्लम क्या है? अगर केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंजाब की जनता से किए हुए सारे वादे पूरे कर लिए, और केजरीवाल जी अपनी टीम में से किसी को भेजते हैं और कहते हैं भाई देख के आओ, हमने जनता से जो वादे किए थे सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, देख के आओ, सहयोग करो सरकार का, अगर जरूरत पड़ती है कहीं मंत्रियों के साथ, MLAs के साथ, देख के आओ जनता खुश है कि नहीं खुश है, यही काम है प्रभारी का। मैं तो वही कर रहा हूं। तो विपक्ष इस पे सवाल क्यों उठाता है? मतलब तमाम नेता, अभी मैं देख रहा था बीजेपी के कई नेता गए, उन्होंने आप पे इस बात पे सवाल उठाए कि भाई दिल्ली से आ गए और पंजाब को लूट रहे हैं। ये दिल्ली से आगे वाले पे मुझे लगता है मैं कुछ बोलूं उससे पहले भगवंत मान जी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। वो पूछते हैं, जो लोग ये चिल्लाते हैं कि जी दिल्ली से आ गए, दिल्ली से आ गए, बोले अमित शाह कौन सा मलरकोटला से आए? अमित शाह भी दिल्ली से आए, है ना? राहुल गांधी कौन सा डेरा बस्सी के पैदा हुए हैं? राहुल गांधी भी दिल्ली से गए। तो जो लोग दिल्ली दिल्ली करते रहते हैं उनको देश से प्यार नहीं है, उनको अपनी राजनीति और सत्ता की हवस से प्यार है। पंजाब भी भारत है, दिल्ली भी भारत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है यार, इसको भारत के रूप में लो। Ladies and gentlemen, present to you the Union Human Resource Minister, Mr. Dharmendra Pradhan, a man who's known not just for heading his ministry, but a man who has the magic touch. जब भी इनको मौका मिलता है, इनकी पार्टी इनको इंचार्ज बनाती है किसी राज्य का, तो वो राज्य जीत कर आ जाते हैं। हाल ही में बिहार जीत कर आए हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको कि बिहार में आपको प्रचंड जीत मिली, लेकिन विपक्ष कहता है कि सारी इंस्टीट्यूशंस को आपने टेक ओवर कर लिया है, इसीलिए आप जीत जाते हैं। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉजिटिव मुद्दा नहीं है, लोगों की मन को छूने वाला उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए लंबे समय तक हारने के कारण उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। जब आदमी कुंठित हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो अनर्गल कुछ भी बोल सकता है। विपक्ष की मनस्थिति, विशेष करके कांग्रेस पार्टी की मनस्थिति उस प्रकार के है। अभी आप चुनकर कांग्रेस पार्टी पर ही प्रहार करते हैं। समाजवादी पार्टी, DMK, तृणमूल कांग्रेस, इनसे आपकी दोस्ती है? ना, सब एक ही है। इनकी इंडी गठबंधन की सो घोषित माने ना माने नेता राहुल गांधी है। इसलिए स्वाभाविक कांग्रेस संसद में प्रमुख विपक्ष पार्टी भी है, वो लीड करता है विपक्ष को। उनकी दिवालियापन अन्य पार्टियों को भी छा जाती है, इसलिए वो जाने उनकी क्यों दिक्कत क्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन की तथाकथित नेता है। राहुल गांधी पर अभी हाल ही में आपने बहुत तगड़ा प्रहार किया था, खास करके AI समिट के बाद एक वो जो शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था, उन प्रोटेस्टर्स को राहुल गांधी ने बब्बर शेर कहा था। इतनी नाराजगी राहुल गांधी से? राहुल गांधी से नाराजगी ना, राहुल गांधी जी को उल्टा पूछना, वो देश के साथ क्या नाराजगी है? विश्व भर के लोग आए थे। हमारी राजनीति में कई विषय में सहमति असहमति होना स्वाभाविक है, कोई जरूरी नहीं हमारी सभी नीतियों में सहमत हो। उनको अगर उन दिनों में कुछ प्रोटेस्ट करना था, देश में प्रोटेस्ट होने की स्थान भी तय है, जंतर मंतर है, संसद के सामने है, और कहीं भी हो सकता था। लेकिन उनको क्या मजबूरी थी, क्या दिवालियापन उनमें आया? वो AI समिट में देश की प्रतिष्ठा जहां
प्रस्फुटित हो रही थी, जहां फ्लोरिश हो रही थी, देश की एक टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी कि दुनिया के लोग लोहा मान रहे थे, उस समय में वहां जाके क्यों प्रोटेस्ट किए? और अगर राहुल गांधी जी बड़े बेशर्मी के साथ उनको कहते हैं अच्छा किए, तो राहुल गांधी जी की बौद्धिक दिवालियापन की लक्षण है। Thank you so much, Minister Rammohan Naidu, for joining us. Mr. Rammohan Naidu, we're at a time where this is something that affects perhaps everybody here in the room. Everyone takes flights, everyone travels. But the focus of this government has been Atmanirbhar, being just a high-volume customer to actually becoming an aviation manufacturer. That's the vision that India has. How are we going to achieve this, and how soon will we be actually seeing Atmanirbhar aircraft flying? Because there are big aviation companies that India will have to compete against who have long been established for decades. How do you see this happening? Let me start by saying that aviation, the kind of growth that we have seen in the last 12 years, under the leadership of our Honorable Prime Minister, has been unprecedented and uncomparable with any other country or any other region across the world. And with the kind of success we have seen, you have quite rightfully mentioned that the passenger network, the airports, this has considerably increased, and this has become our strength also today, the numbers and the volumes that we are showing. But we somewhere felt, and especially our Prime Minister also has been pushing, that the aviation doesn't just mean that our people get to travel in the flights, that we just build airports, but there has to be looked at it holistically. And when we say holistically, we have to do the MRO here, we have to do the skilling and training here and improve our talent pool. And then most importantly, we have to start manufacturing also. And when you ask me that when are we going to achieve, I would say that we have already started achieving. And the kind of equipment manufacturing, the component manufacturing that's happening in the country, the two major OEMs, Airbus and Boeing, they are doing, collectively, they are doing $4 billion procurement, sourcing from India itself. That means our MSMEs, which are more than 250 companies that are there in the country, are already strongly producing many different components which go into the flights that we are flying today in the country. So that has already been started. But what our dream is, what do we want to achieve? We want to make the whole aircraft here. That has been a long pending dream for us, and we are strongly moving into it. Now, to do that, definitely these are the building blocks. You start by having these MSMEs which get the expertise into building these components, and slowly you create the environment, the conducive environment where the big people also feel that, yes, this is the market where I want to go and where I want to be and manufacture my plane. And what we are also seeing is a huge demand, continuously growing demand. More than 10% is what is estimated for the next 12 years. Not just for the next 1 year or 2 years. 12 years, you're going to see continuous increase in the volumes in the country of more than 12%, which itself is a very highly promising investment option for all these big people to do it. And how are we doing it? Now, when I say that I want to manufacture the plane, I don't want to set up the whole industry here and then right from chalkboard, design the plane and do it, because that takes time. That takes a lot of other things to fall into place. So we started with component manufacturing. What we want to do right now is bring these international players into the country and have these final assembly lines. Right. So maybe some parts are getting manufactured in other places of the world, but they're all getting them here and getting assembled here. And the success that we have achieved today, Embraer, which is doing excellent jet aircrafts, and they are being utilized across the world, and in India also we have a considerable number of Embraers moving around. So Embraer has partnered up with Adani Aerospace and Defense, and they are going to set up a final assembly line for their Embraer 190 series, which is up to 100-seater, which is apt for Indian domestic civil aviation market. So that is one success. Second, the Sukhoi Superjet, which the Russians are making, they have come into an MOU with Hindustan Aeronautics Limited, and they want to manufacture their 100-seater here. The final they want to start with the final assembly line. That's another success. Omnipol is another, I think, Czech company, which is making a 19-seater. So they have tied up with a local company, Shakti Aviation, and they are trying to do it. So you see the interest of these big players who want to come and set up their final assembly lines. I feel somewhere we have achieved the success already when we are saying that these big companies want to manufacture here. And while this happens, this is another building block. While this building block happens and consolidates, I foresee that in the next 10 years, 10 to 15 years, India will be at the stage of designing the plane here and then building it part by part and finally manufacturing it here also. So I see it is all going according to plan. There is entirely all the ecosystems are ready, and this is the right time to do it. Well, look forward to that, and it certainly seems these 100-seater aircrafts you're preparing
preparing for the next phase of Udan, and you announced just yesterday 28,000 crores. It's an ambitious second phase. But if I can play devil's advocate, of course, it's done a lot for the aviation ecosystem. But the critics and certain studies say that at the end of the day, only about 8 to 10% of the earlier Udan schemes were successful or viable in terms of sustaining commercially speaking. Have we, done our studies? Have we learned from the past Udan schemes? And how do we know we will not make the mistakes that we made last time? Because while this viability gap funding is important, it's also important for it to sustain after that. I differ to agree on that point, the 8 to 9%. I don't think it's real because we've started 693 routes under Udan. And the whole point of Udan, there are multiple layers that we have kept in Udan. One is that it has to be an affordable way of travel for a common citizen. Because the whole idea is that Uday Desh Ka Aam Nagrik. That is what the soul of Udan is. And that is what the mantra of our Prime Minister is, that we have to make it more inclusive. Let us democratize air travel. Just like how they prefer to travel by road or how they prefer to travel by rail. Air travel also has to be connected to the common citizen. So that is the first priority. Second, to do that, we have to support the airlines also. There are some strategically important locations. If you look at the northeast or the island areas or the hilly areas, it is not absolutely convenient for air travel to happen in those locations for multiple reasons. So it is in those times that you want to provide some kind of viability gap funding for the airlines so that they can operationalize those routes. And the third thing, we are talking about passengers, we are talking about the airlines, but they all want to move around, they all want to fly, so they need airports. So you need to build airports across the country. So if you look at these three things, the passengers, the airlines and the airports, Udan has been the most successful scheme, not only in the country, when it comes to regional connectivity across the world. We have had multiple international forums where we have discussed this Udan scheme, and each and every country was surprised. Each and every country was praising and appreciating the scheme because they all kind of envisioned this kind of scheme, but nowhere in the world has it started or has it been so successful. It is only India where more than 693 routes have started and 1.62 crore people have traveled through Udan flights, and we have run 3,44,000 routes across the country. Right. So it is definitely a successful scheme, but there is scope for improvement. That is where I'll agree. So over the last 10 years, since the beginning of Udan scheme, we have observed, okay, there are some places where they have to finish the 3 years of Udan route. They might have ended it earlier. Or there are certain other challenges of how many routes they will do per week, or how fast the airports are getting built. So we have thoroughly studied the implementation over the last 9 years. And wherever we felt there was scope for improvement, whereas scope for enhancement, that is where we have pitched in. We have made certain changes in the rules and guidelines. And now what you're going to see is a much more evolved version of Udan for the next 10 years, which only not gets better than the last 10 years, but also looks at our Viksit Bharat 2047 goal. And the most important goal that we have set for ourselves is that today our airport count is 164. Tomorrow, Jewar 165. But we are envisioning 50 more airports in the coming next 5 years. And by 2047, 100 years of independence for India, we want to see a network of more than 350 airports in the country. Right. That is no small goal. Building an airport, getting that kind of land, building the terminal, getting the airlines to come there, getting the people accustomed to air travel, this is a huge task. But we as a country, under the leadership of our Prime Minister, has made it a very easy task for us. So we are looking at 350 airports, and I believe this Udan, next-gen Udan that we have right now, is going to facilitate for us to create much stronger network in the future. Right. Does it worry you or concern you as aviation minister that Indian aviation appears to be a duopoly? The two biggest airlines are 80% of the market share here in India. And what happens with that is when there is a crisis, like the Indigo crisis, which you saw last year, a huge swath of Indian traveling population is affected. Does that worry you? And is that something you're actively working on to reduce the dependence on just two airlines and perhaps democratize it more? I have been very, very vocal on this, the duopoly situation that we have in the airlines. And my intention and the way that we are trying to do our things has always been that we need to have 5 airlines in the country. And the demand that is there across the country also requires 5 airlines to be there with at least 100 aircrafts each. I'm not talking about 200, 300, 400. At least if you have those 100 aircrafts each airline having that, you will get to see enough competition. What I want to see is when a passenger is trying to book a ticket on a specific route, he shouldn't just see one airline servicing that route.
And this is the basic nature of competition that you would want to see in any other sector also. He needs a choice. And when you're saying that you're showing numbers of 10% growth, when you're showing so many airports getting built, so many first-time flyers also coming into aviation, that is when the sector is very promising and you want to see more airlines also come in. On the bright side, in the last 10 years, we have seen 3 new big airlines also come in. Akasa has come in. Akasa is doing international operations also right now, and they have orders of more than 100 aircrafts in the coming future. And then there is Star Air, which has based their whole operations under Udan. And they are operating quite well right now in the tier 2 and tier 3 sectors, and they're very promising. They are also putting up more orders. And then there is Fly 91, which is doing small cities and connecting to these smaller destinations. And they are also very promising in the sense they started with 1 aircraft. They have 6 ATRs right now, and they are also willing to purchase more aircrafts in the future. So once the Udan started, once they feel that there is a backing, there is a support from the government also coming in, and we have a timeline for the next 10 years, that itself gives them a confidence that the government is going to be there supporting them, the operations are going to be there, viability gap funding is there, sector is growing, more airports are getting built. So the way I want to address this duopoly situation is that when I say the Udan is going to be there for next 10 years, and 28,000 crores is what the government is going to spend on this scheme, then that itself creates so much positive vibe within the sector that new airlines also would want to come in. So my focus is on the existing airlines which are there. And we say it's a duopoly. Yes, 2 players are very there. But if I give you a count, Air India Express, Indigo, Akasa, SpiceJet, Fly 91, and the one Star Air. So there are multiple people. So I want to ensure the smaller players who are also there, I encourage them more. I give them the opportunity to operate more sectors. I facilitate them so that all their challenges are also being met with from the government. And then also encouraging more new airlines also to come in. So this is a very proactive approach that the government is taking. It takes stock of this situation that we need more competition in the industry. And all our decision making is in a way that we encourage more people also to come in. Right. In the last 10 days, there have been 2 incidents of mid-air turnarounds of international flights. One is the Air India flight that was going to Vancouver, where the wrong plane was sent. The other is recently you would have seen a flight that was headed to London, where there was some technical issue. What really has happened, and how do these, because it's very rare for such incidents to happen in such a short span of time. Have you found out, sir, what has happened, and where does the accountability lie? Is it with the regulatory system? Is it with the airline? What has gone wrong? See, in terms of operations, it is a responsibility of multiple layers. Like the airlines has to follow the rules and they have to do a certain things in a certain way. And then we have the audit that happens. We have surprise checks. We do our own safety regulatory processes that we have. And it in unison from the airlines, from the safety regulator point of view and other ecosystems that we have, everyone has to collaborate to having a safe and secure operations in the air travel. And these 2 incidents also we have tried to find out through Air India. We are investigating these 2 incidents that have happened. And if there seems to be any moving away from following a certain rule, then definitely they'll have to face the action. So following the Air India crash, of course, we are all awaiting the final report and you can tell us the status of that. But there's a lot of scrutiny on Air India. The data shows that the airline has recorded 1.09 technical incidents per 1,000 flights, which is up from 0.26 in December 2024. What would you say accounts for this? And has the regulator been looking into this? Has the ministry been looking into this? Yes, definitely we have been looking into it. It is, I would say, as looking at the safety aspect, if you find something safety, it is good because you get it cleared. You know that there is something of an issue here and you get it cleared at this thing. It is better that you have a very strong oversight. Even if the smallest of the issue flags up also, it is good that it comes as a recorded thing and you address the issues. That is one thing. And on top of that, Air India has gone through a certain process. It has been privatized, and then there was the merger between Air India and Vistara and the Air Asia and Air India Express. So multiple things have been happening over the last few years. And now is the time when they're trying to consolidate and unify their whole operations and retrofit their old planes, and the new planes are also coming into the kitty. So definitely I feel I have a lot of confidence on them in the coming years that they're going to set right their operations. In terms of safety aspect, we are trying to make it more stringent on how we do these things, how we do our
processes. We have the attitude that we shouldn't compromise at any single point when it comes to safety, and we are trying to look at international way of how the best countries which have the best safety parameters, how they do their operations, and we want to bring it into our country also. So it is a continuous process, evolving process, learning process, and that is how DGCA is also trying to evolve their whole safety assessments. And whenever we find something, according to the rule, we process it. If there is any deviation from the rules, then we have to take action and penalize them. I want to come to the regulator, a very important point that you raised, because last year we saw the Air India crash. We've also seen the Indigo crisis. After both these incidents, the nerve center of the operations of any airline is the IOCC, or the Integrated Operations Command Center. In both these cases, the head of the IOCC was removed, which is the operations head. And the requirement of that has to be a qualified flight dispatcher, or it has to be a qualified pilot. But now we're looking at a situation where the rules of the DGCA, the CAR, the draft that has been proposed, is actually diluting those provisions. Do you think that this is something that we can afford at a time when there are serious incidents that have taken place in our recent past? And as Aviation Minister, will you look into this aspect? We are definitely looking into each and every feedback that comes in. The way it is not about diluting, but it is also aligning with the international practices that are followed. Now, international operations are coming in. There is a lot of technology that is coming in. When it comes to the traffic management or crew management or the rostering or the operations or the operation command control centers, there is a new wave of technology that is coming in on how these systems are getting built, how the systems are going to function, and this AI and machine learning is also changing the patterns that you with which you work with. So the requirement of the person who is sitting at that place has also been changing, evolving, I would rather say. So considering what is happening internationally, and one other thing that we base it upon is the feedback from the airlines, because they are the ones who are looking into the day-to-day operations. They also give us certain feedback that this is the person who we see has to be in this kind of role. So because it's a collective effort that we all have to put in, so we take the feedback from the airlines also and try to bring it in the car. But is it high time to revamp the DGCA, because there's huge amount of manpower shortage? You've been trying to fill in the vacancies, I know, but there's still a huge shortage. There's also the larger question of compensation, because there are regulators who are paid far less than the pilots or the other industry persons. Is it high time now that we consider bringing in private industry persons so that, you know, that disparity is met and that there are no such gaps? Because one of your predecessors, Mr. Ajit Singh, had tried to bring in the Civil Aviation Authority, but that didn't finally come through. What are your views on this? So definitely we don't want to have any vacancies in the DGCA. And last 1 year has been a very important year for us when the Air India incident has also taken place. And then we have put in special focus on refilling the vacancies. And in the last 1 year, we have achieved a record number. More than 200 people have been recruited or in the process of recruitment. That itself is a very big number for us. And in the coming years also, we are going to move in a way that there is going to be no vacancies within the DGCA. But the important aspect that you have also mentioned, when you compare it with the salary structure within the government and with what the private is also, because there is a huge demand now for aviation technicians, the people who are experts in aviation and all that. So somewhere you need to match what the market is giving them. So it is that is a process which we are concentrating upon. We want to ensure that we get the right talent pool also into the DGCA, which is the epitome of safety regulation in the country. So all the gaps that we have seen on why we are not able to get the right talent into DGCA, we are trying to assess it. We are trying to make the right decisions so that the gaps are filled. My last question to you, this is very important for the perspective of Mr. Ajit Pawar's unfortunate crash, the Air India crash, is that our body, the AAIB, which is supposed to look into this, it's supposed to give the final report within the period of a year. After the crash, it was highlighted that even the previous crash of the same company, after over a year and a half, it had not even been submitted. Do you think that this is something we have to seriously sort out? Because unless we know where is the mistake, is it a human mistake, is it a technical mistake, how will we improve the system if these reports don't come on time? So the process that AIB follows, AIB has been created on the protocol of International Civil Aviation Organization, and they follow the international protocols. It is not something which we would have devised in the ministry that this is how an investigation should happen, because these are all international
OEMs, all the stakeholders across the world coming together and saying that whenever the accident happens or incident happen, this is the protocol that you follow. And the intention is also to find the root cause and not let another incident happen with the same cause. And it is with that attitude that this whole investigation goes. And only the time that is, sometimes maintained is that the preliminary report is expected within the month. But the regular final report, it needs to take whatever time it needs to take to completely investigate. They can't produce a half-baked report, so they have to go through the complete process of completing the investigation. And regarding this incident also, it is going in a very thorough and fair manner. All the resources that are required for AIB have been provided. And sometimes it happens that when it comes to the previous incident that you have mentioned, it has taken some time. What happened was the pilot was also injured in that incident. So to get him to speak or talk about that incident, they has to get a certificate where it shows that he's able to recollect and he's able to tell about the incident. So there was some time which was taken based on that concept. So it is not that purposefully they delay it or it takes some different kinds of process for each investigation. It is a very set process that they have. They have to check mark all the processes one by one. And it follows because these are challenged. These can be challenged by courts across the world. True. So imagine how much scrutiny that will be there on the final report that is produced. So they have to be very, very thorough. They have to be very professional. So that is why AIB is given full authority, full mandate to investigate in the rightful manner, in the manner in which International Civil Aviation Organization standards demand them to. And that is what we are helping them with. Will the Ahmedabad crash report be within the time frame of a year? Yes, yes. It will. Yes. All right. Thank you so much, Mr. Ramo Naidu, for speaking to us so candidly about all these sensitive issues related to civil aviation. Thank you so much. A very warm welcome to you here on the Times Now Summit. Such a pleasure having you here. Thank you very much. It's a pleasure. Mr. Tiwari, I'm going to start by asking you whether you think you should be changing your mind about the title of your book. On January 12th, you release a book called A World Adrift. And after that, crazy things start happening. You have the president of a country who's abducted, you have the head of a state who is assassinated, and then a war breaks out. Is this a world that is adrift, or is this a world completely topsy-turvy? Well, Shreya, I didn't instigate it, and neither did the book. So I think those trends were very, very intrinsically visible for a fairly long period of time. The United States, which was exhausted after the war in Afghanistan and Iraq, which cost them about $8 trillion and a lot of blood in the process, was really an exhausted power by the end of it.